हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करें इससे पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे और कौन कौन सी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखेंगे इसका नामकरण और फिर इसके अन्य नाम, विस्तार और इसकी विशेषताएं, और इसमें जो प्रमुख स्थान रहे उनके बारे में हम देखेंगे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, फिर कालीबंगा है, चहूदड़ो है, रोपड़ है, लोथल है, और इसे खोजकर्ता तथा प्रत्येक स्थानों से जो प्राप्त साक्ष्य हुए उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करें इससे पहले हम थोड़ी सी भूमिका को समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक हम भारत में यही जान रहे थे कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक कालीन सभ्यताएं हैं। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलने के बाद ये पता चला कि जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, जैसे चीन की सभ्यता रही है, मिस्र की सभ्यता रही है, उनमें से एक रही है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, या इंग्लिश में कहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका मौलिक नाम है। और कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं कि इसका काल निर्धारण क्या है, इसका समय क्या रहा है। तो इसका टाइम ऑफ पीरियड देखते हैं कि काल निर्धारण क्या है। काल निर्धारण करने के लिए या तो कोई ऑथेंटिक बुक को निर्धारित करती है काल, कि काल कितने मतलब किस टाइम से किस टाइम तक रहा, या हम कार्बन डेटिंग पद्धति से ज्ञात करते हैं जिसे C14 कहते हैं। तो देख लेते हैं तीनों कि C14 के हिसाब से कब तक रहा। 2350 BC से 1750 BC तक माना जाता है इसका टाइम ऑफ पीरियड। लेकिन NCERT की बात करें तो NCERT ने माना है 2500 से 1800 BC तक। फिर सर जॉन मार्शल ने दिया था 3250 BC से 2750 BC तक, यानी ईसा पूर्व माना गया था। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम सबसे सटीक और सबसे सही किसको मानेंगे, तो हम NCERT को मानते हैं 2500 से 1800 को, 2500 से 1800 BC के बीच को मानते हैं। ओके, इतना हो गया। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या रहे या अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर कहा जाए सिंधु सभ्यता का और सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता ही लगाएंगे, हड़प्पा सभ्यता। अगर इसकी थोड़ी सी विशेषता के बारे में नज़र डालें, विशेषता पर नज़र डालें, तो यह नगरी सभ्यता थी और यह एक शहरी सभ्यता थी। और अगले पॉइंट में हम देखें तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी यहाँ पे कांस्य का खोज हो चुका था। फिर यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु और सरस्वती के बगल में बसी हुई सभ्यता थी, उसके बीच में थी, तो इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। फिर आगे जान लेते हैं हम हड़प्पा टीले की जानकारी। हड़प्पा टीले की जानकारी की बात करें कि हड़प्पा टीला या सिंधु घाटी की सभ्यता आखिर हमें खोज कैसे हुआ या पता कैसे चला। तो सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी जो दी थी 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी, चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी। फिर उसके बाद अगर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन के विस्तार करते समय ब्रटन बंधु के द्वारा, यानी जॉन विलियम ब्रटन, दो भाई थे जो कि रेलवे की लाइन के विस्तार के लिए वहाँ पे खुदाई चल रही थी, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, ईंटें प्राप्त किए, जो पक्की ईंटें थी उनको प्राप्त किए। पक्की ईंटें प्राप्त करने के बाद वो लोग भी उस पर खुदाई पे जोर नहीं दिए, और उनको यह नहीं पता था कि इन ईंटों के पीछे कोई एक सभ्यता छुपी होगी, इसलिए उसकी खुदाई नहीं हुई, और उनका क्या किया, उन लोगों ने ईंटों का उनमें प्रयोग कर लिया। फिर उसके बाद जब उसकी एक विस्तृत खुदाई होती है तब हमें पता चलता है कि यह एक सभ्यता थी, इसके नीचे दबी हुई एक बहुत बड़ी सभ्यता थी।
ओके, अब हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसमें देखते हैं सैंधव घाटी सभ्यता का विस्तार। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये हो गया दक्षिण, आपका ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। अगर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करें कि पूरब में कहाँ, तो पूरब में जैसा कि अगर आप इंडिया के मानचित्र से समझें कि ऊपर है जम्मू कश्मीर में मांडा। अगर उत्तर में कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपरी हिस्से में अगर कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी, तो ऊपर मांडा से लेके नीचे दहमाबाद तक फैली थी। तो जो मांडा था वो मांडा जम्मू कश्मीर में था और चिनाब नदी के तट पे था। अगर मांडा कहाँ है तो ये देख लेते हैं, ये चिनाब नदी के तट पे था। और दहमाबाद कहाँ तक था, तो दहमाबाद था महाराष्ट्र में, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पे था। गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा और उसके तट पे था दहमाबाद। फिर हम इधर देख लेते हैं कि पूर्व में वो कहाँ तक फैली थी। यह सभ्यता जो पूरब में थी ये आलमगीर के पास थी। आलमगीर कहाँ पड़ता है, तो मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो यमुना नदी के सहायक हिंडन नदी के तट पे था। यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पे। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं कि दक्षिण में कहाँ तक था। दक्षिण में सुतकांगे डोर तक था। सुतकांगे डोर कहाँ पे है, तो ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अगर नदी की बात करें तो दस्त या दास्क नदी के तट पे था। अगर इसकी लंबाई पूछता है कि उत्तर से दक्षिण चौड़ाई और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी थी, तो अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो ये है 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो ये 1600 किलोमीटर है। और संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए कि कितने क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, तो यह है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर की। ओके, तो अब फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि उत्तर में कहाँ थी। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दहमाबाद तक। दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ में पड़ता है। और सुतकांगे डोर इधर है पश्चिम यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। ओके, तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब हम इस विस्तार को समझ लिए कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक विस्तार रहा इसका। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसकी देखते हैं विशेषताएं क्या थी कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर किस प्रकार की सभ्यता थी, इसकी विशेषता क्या रही सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम पहली विशेषता देखते हैं, तो यह नगर सुनियोजित अथवा व्यवस्थित थी। जैसे कि इसकी विशेषता क्या रही कि पहली बात तो यह नगर था। नगर किस प्रकार का नगर था, तो नगर यह सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके का था। यानी वहाँ पे सभी तरीके की जैसे नालियाँ हो गई, पानी निकलने का स्थान और जो भी चीज़ें। और दूसरा देखते हैं उत्तम तरीके की नालियों का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें खुदाई में पता चला है कि वहाँ पे उत्तम तरीके की नालियों का निर्माण किया गया था और ग्रिड पद्धति के द्वारा सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यानी एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई सड़कें वहाँ पे बनाई जाती थी। और पक्के भवन जली या पक्की ईंटों के द्वारा बनाए गए भवन थे। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ईंट बनाए गए थे तो उनके अनुपात क्या थे, तो ईंट के अनुपात जो थे तो 4:2:1 अनुपात में उसकी ईंट थी। 4 के अनुपात में हो गया लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 हो गया ऊंचाई आपकी। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या था। प्रत्येक स्थानों के भवनों के मुख्य दरवाजे गलियों में खुलते थे। यानी कि जो भी वहाँ पे भवन बनाए गए थे तो उनके जो मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के गलियों में खुला करते थे। और उसके बाद जो अगला बिंदु है मुख्य, लोथल नामक एक नगर है जो भवनों का मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। उनके जो मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में स्थित है और लोथल ही एक ऐसा स्थान है जिसके मुख्य दरवाजे जो थे
मुख्य सड़क के तरफ से खुलते थे। ये गलियां सीधी और चौड़ी थी, मतलब जो गली बनाई गई थी वो सीधी थी और चौड़ी गली थी। ओके, फिर हम आगे चलते हैं कि अब देख लेते हैं कि यहाँ का समाज किस प्रकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे जो सब माताएं जो होती थी या सबसे वरिष्ठ महिला जो होती थी वही परिवार की मुखिया हुआ करती थी। और जब इतनी बड़ी सभ्यता रही और इतने सुनियोजित तरीके से बसाई गई सभ्यता थी, सुव्यवस्थित तरीके की सभ्यता थी, तो अब ये होता है कि इसका पतन क्यों हो गया, इसके पतन के कारण क्या रहे। तो पतन के कारण इसके कई कारण बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त कारण रहा है, तो सबसे उपयुक्त कारण है बाह्य आक्रमण या बाढ़। तो यह दिया था SR राव और सर जॉन मार्शल ने इसको बताया था। और यह जो साक्ष्य है बाह्य आक्रमण का, इसके साक्ष्य की बात करें तो स्टूवर्ग और पिगट, मार्टियर, ह्यूलर ने इसको कलेक्ट किया था कि बाह्य आक्रमण के साक्ष्य इन लोगों ने दिया था। और बाढ़ का जो साक्ष्य है वो SR राव और सर जॉन मार्शल ने दिया था। तो इसमें मुख्य बिंदु थोड़ा देख लेते हैं। स्टूवर्ग, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा। तो अगर कहा जाए कि जुड़वा राजधानियां किसको कहा है, तो पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानियां कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। उसके बाद हम और कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। लोथल को एक लघु हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल जो था वहाँ पे, उसको कहा जाता है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अगला बिंदु है कि चौहूदड़ो को सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। चौहूदड़ो जो एक स्थान था, इसे सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगरी कहा जाता था कि चौहूदड़ो में ज़्यादातर उद्योग लगाए गए थे, इसलिए इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता था। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। चौहूदड़ो के बारे में ही है, ये देखते हैं। चौहूदड़ो मात्र एक बिना दुर्ग वाला नगर था। जहाँ पे जो भी उसके नगर थे वहाँ पे प्रत्येक पे नगर एक एक दुर्ग पाए जाते थे, लेकिन चौहूदड़ो ही मात्र एक ऐसा था जो कि बिना दुर्ग वाला नगर था। चौहूदड़ो में एक नई संस्कृति झूकर और झागर की भी जानकारी मिलती है। तो कहा जाए एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि झूकर और झागर की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है चौहूदड़ो से। फिर इसके बाद है अगला बिंदु हमारा सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील सभ्यता, मिस्र और ह्वांगहो सभ्यता के समकालीन थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया, पहले बिंदु में ही बताया था कि सैंधव सभ्यता जो थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता और ह्वांगहो सभ्यता जो चीन की सभ्यता थी, इनके समकालीन सभ्यता थी। सैंधवकालीन लिपियाँ। तो सैंधवकालीन हम लिपियों के बारे में जान लेते हैं कि लिपियाँ कैसी थी, वहाँ पे लिखने का तरीका क्या था। तो लिखने की जो तरीका थे, जो लिपि थी, उसको हम हलावर्त या गौमुद्रिका लिपि भी कहते हैं। गौमुद्रिका लिपि में अक्षरों की जो संख्या थी वो 400 थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हलावर्त या गौमुद्रिका लिपि में जो अक्षरों की संख्या थी वह कितनी थी, तो वह थी 400। और जो शैली थी वो चित्राक्षर थी, यानी उनके जो अक्षर बनाए जाते थे वो चित्र की भांति बनाए जाते थे, जैसे चिड़िया बना दिया या कोई जानवर लग रहा है, इस तरीके की जो लिपि थी वैसी थी। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि प्रमुख स्थल की खोज। अब देख लेते हैं कि जो सैंधवकालीन सभ्यताएं थी तो उसमें कौन कौन से मुख्य स्थल रहे और उनकी खोज किस तरीके से हुई। तो पहला स्थल हमारा जो हो जाता है हड़प्पा। हड़प्पा यानी हड़प्पा जो स्थान है उसको, हड़प्पा की खोज कब हुई, हड़प्पा जो टीला या हड़प्पा जो था उसे की खोज कब हुई, तो वो देख लेते हैं। तो हड़प्पा की खोज हुई है आपकी 1921 ईस्वी में या 1921 AD में। इसको खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। नेतृत्व या निर्देशन कहें तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था और इसकी जो खोज करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ओके, फिर इसके बाद ये अब यह
बिंदु आता है कि आखिर ये हड़प्पा जो था वो है कहाँ, मतलब कि वर्तमान समय में भी पूछा जाए या उस समय में कहा जाए तो कहाँ है और कहाँ स्थित है। तो यह पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत में मांटेगोमरी जिला के जो साहिवाल मांटेगोमरी या साहिवाल जनपद में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए रावी नदी के किस तट पे है तो बाएं तट पे स्थित है। और ये कहाँ है हड़प्पा, तो रावी नदी के तट पे स्थित है और बाएं तट पे स्थित है। अब इसमें देखा जाए कि हड़प्पा में साक्ष्य क्या क्या मिला था, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें साक्ष्य क्या क्या था, यह एक नगर योजना थी। तो नगर योजना की बात करें तो पूरा सैंधवकालीन सभ्यता ही नगर योजना थी। तो यह नगर योजना थी। प्राचीन चांदी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे चांदी के साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष की पूजा, तो वृक्ष कौन सा वृक्ष मिला है, पीपल का वृक्ष मिला है यहाँ से। और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर सावधान यच मिला है, जिस सावधान यच मतलब कि एक कोडिंग पद्धति से हम लिखते हैं, जैसे कि जिसे जो साधारण समाधियाँ थी उन्हें हम सावधान यच कहे, यानी कि ये साधारण समाधि वहाँ से मिली है। उसके बाद R37 कब्रिस्तान, यानी ये विशेष प्रकार की समाधि थी। और फिर इसमें मिला था इक्का गाड़ी मिली थी, जौ गेहूं के दाने इत्यादि भी मिले थे यहाँ से। कहाँ से मिले थे, इतने साक्ष्य मिले थे हड़प्पा से। फिर इसके बाद हम अगले स्थान पे चलते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला है मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, देख लेते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई और किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज की गई है 1 साल बाद, यानी कि 1922 में खोज करी गई है। और इसकी खोज करा है किसने, तो इनकी खोज करे हैं राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी द्वारा हुआ। और निर्देशन की बात करें तो सारी खुदाइयाँ जो भी इतनी उसमें हो रही है सर जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में ही हो रही है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हो रही है। अब बिंदु ये आता है कि आखिर ये है कहाँ, अब भी वर्तमान में या उस समय कहाँ था। तो ये सिंधु प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो दाहिने तट पे है, लेकिन हड़प्पा की बात करें तो वह रावी नदी के बाएं तट पे स्थित था। ओके, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आगे कि यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले थे। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या साक्ष्य मिले थे उनको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पक्की ईंट मिली थी, मलेरिया का साक्ष्य मिला था, फिर स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वह मिला था, विशाल स्नानागार और अन्न कुठार मिला था, पुजारी की मूर्ति मिली थी यहीं से, महाविद्यालय भवन मिला था, हाथी का कृपाण खंड मिला था। फिर आगे और भी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिले थे। घोड़े का दांत मिला था, आयताकार पशुपति की बनी हुई स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, आयताकार पशुपति की बनी हुई स्वर्ण मुद्राएं मतलब कि जिसपे आयताकार बने हुए थे जिसमें पशुपति छपे हुए थे। कांस्य धातु की नृत्य करती हुई निर्वस्त्र बालिका की मूर्ति जो मिली थी वह भी यहीं से मिली थी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वस्त्र बालिका की या निर्वस्त्र नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। ओके, फिर हम और देख लेते हैं। ओके, मोहनजोदड़ो में ही हम कुछ मुख्य बिंदु और देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो में ही पशुपति पूजा, कुबड़ वाले साढ़ का कुबड़ वाले साढ़ का जो साक्ष्य था, कुबड़ वाले साढ़ की जो पशुपति पूजा थी वो मिलता है, नाग पूजा मिलता है, जल की पूजा करने का यहाँ से साक्ष्य मिला है, जल की पूजा करने का साक्ष्य पाया जाता है। और यहाँ से ही सबसे विशाल स्नानागार का साक्ष्य भी यहीं से पाया गया है, यानी मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है, जिसे सर जॉन मार्शल ने कहा कि यह किसी धार्मिक भावना के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 7.1 मीटर थी, लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर थी, और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर थी, जो विशाल स्नानागार था उसकी। ओके, फिर हम इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कुछ जानकारी। मोहनजोदड़ो नामक नगर की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्न कुठार थी। अगर इमारत की बात करें कि सबसे बड़ी इमारत क्या थी तो अन्न कुठार या अन्नागार थी। अन्नागार कहा जाता है, मतलब जिसमें क्या होता था कि सभी लोग अपना अनाज रखते थे, या राजकोष या चाहे जिस तरीके की व्यवस्था हो, तो अनाज रखने का स्थान था वो अन्न कुठार था। मोहनजोदड़ो को अन्य नामों से किसे जानते हैं, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है,
कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है, भूतों का टीला कहा जाता है, प्रेतों का भी टीला कहा जाता है, सिंधु का बाग कहा जाता है एवं नखलिस्तान भी कहा जाता है। तो कितने नाम हो गए? मृतकों का टीला, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, नखलिस्तान, इतने नाम से अन्य नाम है जो मोहनजोदड़ो के नाम है। तो इन अन्य नामों से भी मोहनजोदड़ो को जान। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला स्थान हमारा रहा चौहूदड़ो। तो अब देखते हैं कि चौहूदड़ो की खोज कब हुई। चौहूदड़ो का खोज जो होता है 1931 ईस्वी में होता है, यानी 1931 ईस्वी में होता है। इसकी खोज किया था नबीन गोपाल मजुमदार ने, नबीन गोपाल मजुमदार द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। अब देखिए कि यह कहाँ पे था उस समय और वर्तमान समय में भी कहाँ पे है। ये जो स्थान है वो देखते हैं तो यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे है। तो चौहूदड़ो किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ। तो चौहूदड़ो को पहले ही बताया जा चुका है कि चौहूदड़ो एक औद्योगिक नगरी थी। तो उसमें देखिए क्या क्या बनता था वहाँ पे। तो वहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, सोने के मनके मिले हैं, वक्राकार यानी कि गोल प्रकार के, गोल तरीके के ईंटे का साक्ष्य मिला है। इन ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का अंकन भी किया गया है। तो प्रश्न यह भी पूछा गया है कि कहाँ से ऐसे ईंटों का की प्राप्ति हुई है जहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का अंकन मिला है। तो वह चौहूदड़ो से मिला है। फिर उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियाँ थी वह भी चौहूदड़ो से ही मिली है, जिसमें कि प्रमुख रूप से रंजन सलाखा पूछा जाता है। रंजन सलाखा यानी कि अगर अगर इस भाषा में कहें तो लिपस्टिक, जो लिपस्टिक पाई गई थी, तो लिपस्टिक भी पाई गई थी कहाँ से? चौहूदड़ो से पाई गई थी। तो चौहूदड़ो एक औद्योगिक नगरी था, जिसके नाते वहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन और मनके बनाने के कारखाने, सोने के मनके, वक्राकार ईंट, इस तरीके के साक्ष्य चौहूदड़ो से प्राप्त। अब चौहूदड़ो के बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला स्थान है लोथल। तो लोथल का देख लेते हैं कि लोथल की खोज कब हुई या लोथल की खुदाई कब की गई, उस स्थान को कब प्राप्त किया गया और यह किसके निर्देशन में किया गया था और यहाँ पे कौन ओके लोथल को देख लेते हैं कि लोथल की खुदाई कब हुई थी और लोथल की खोज किसने किया था। तो लोथल की बात करें तो लोथल 1954 में खोजा गया था, यानी 1954 में खोजा गया था। और इसकी जो खुदाई करी थी या किनके निर्देशन में हुआ था, तो SR राव और रंगनाथ राव के, SR राव या रंगनाथ राव दोनों लोगों ने मिलकर कराई थे। तो यह स्थान है क्या अगर पूछा जाए तो यह गुजरात राज्य में साबरमती नदी व भोगवा नदी के संगम पे है। साबरमती नदी व भोगवा नदी के संगम में है और यह अहमदाबाद जिले में स्थित है। और इसमें जो साक्ष्य क्या क्या मिले हैं अब उसको देख लेते हैं लोथल पे। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब कि जहाँ पे पानी की जहाज़ों को ठहरने का स्थान होता है वो होता है बंदरगाह। तो विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह का साक्ष्य यहाँ से पाया गया है और पैमाने यहाँ से मापन के साक्ष्य पाए गए हैं। और यहाँ पे हाथी के दांत से बने स्केल का भी साक्ष्य पाया गया है। यहाँ से यज्ञ कुंड या अग्निवेदी का साक्ष्य पाया गया है। युगल सावधान भी पाया गया है, यानी कि दो लोगों को साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से पाई गई है। पक्की ईंटें का बने तालाब, पक्की ईंटों से बने हुए तालाब के भी यहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं। और सोने के मनके के भी साक्ष्य यहाँ से भी पाए गए हैं। और मनके के बनाए जाने वाले कारखाने भी लोथल से पाए गए हैं। इतने जो साक्ष्य थे ये पाए गए थे लोथल से। तो लोथल की बात करें तो लोथल की मुख्य बातें यही रही है कि क्या प्रश्न पूछा जाता है लोथल से, तो लोथल से यही पूछा जाता है कि कौन सा स्थान है जहाँ बंदरगाह पाया गया था, या डकयार्ड या गोदीवाड़ा, मतलब इसको तीनों नामों से जानते हैं, बंदरगाह, डकयार्ड या गोदीवाड़ा। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछे तो इसकी जो लंबाई थी 214 मीटर थी और 36 मीटर ये चौड़ा था, जो बंदरगाह लोथल का था हुआ। तो लोथल को कहा जाए तो लोथल वर्तमान समय में गुजरात में है स्थित है। और ये इसको क्या कहते हैं बंदरगाह को? बंदरगाह, डकयार्ड या गोदीवाड़ा। ओके, फिर हम अगले पे चलते हैं, अगला स्थान पे
अगला स्थान हमारा है कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं कि कालीबंगा क्या है, कालीबंगा का अर्थ क्या है और कालीबंगा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कालीबंगा का अगर अर्थ कहा जाए, शाब्दिक अर्थ कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ हैं, यानी काले रंग की चूड़ी। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि इसका उत्खनन कब हुआ था, खुदाई कब हुई थी। तो 1961 ईस्वी में हुई थी, या 1961 एडी में हुआ था। इसकी खुदाई करी थी बीबी लाल या बीके थापर ने, बीबी लाल या बीके थापर। अगर ये भूल जाते हैं आप कि कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी, तो ये तो याद रखिए कि 1961 में खुदाई हुई थी और किसने किया था। तो ये तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका है, और लाल से याद रखेंगे, लाल रंग की चूड़ियों से याद रखेंगे कि बीबी लाल। अक्सर जैसे कि ये कहा जा सकता है कि बीबी लाल रंग की चूड़ियाँ पसंद करती हैं, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खुदाई करी थी। ओके, फिर इसके बाद अब देख लेते हैं कि यह स्थान है कहाँ पे। तो यह राजस्थान के गंगानगर हनुमाननगर जिले में या हनुमाननगर जनपद में सरस्वती नदी या घग्घर नदी के तट पे है। सरस्वती नदी या घग्घर नदी के तट पे है। ओके, फिर यहाँ से अब देख लेते हैं मुख्य बात जो इसकी है, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से चना मिला है, सरसों बोए जाने वाला मिला है, कि मतलब जो सरसों बोए जाने वाला होता है वह मिला है। युगल सावधान मिला है, यानी कि 2 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ भूकंप भी आया था कभी, और सिलवट्टे मिले हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इतने साक्ष्य पाए गए हैं। ओके, फिर हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पे। कुछ नोट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और स्थान है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे है सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तो ये पूछा जाता है सुरकोटदा कहाँ था, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सुरकोटदा से अगर पूछा जाए कि सुरकोटदा से क्या साक्ष्य मिला है, सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या साक्ष्य मिला है सुरकोटदा में, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य पाया गया है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो यह बन जाता है सुरकोटदा से। ओके, फिर अगला है रोपड़। रोपड़ रूपनगर पंजाब सतलज नदी के सतलज नदी पंजाब रोपड़ में स्थित है। रोपड़ स्थान है वहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे रूपनगर पंजाब सतलज नदी के तट पे स्थित है। अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पे है, तो यह बताया जाएगा कि सतलज नदी के तट पे है। और रोपड़ से जो है, रोपड़ से क्या मिला है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो मानव के साथ कुत्ते दफनाए के जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो रोपड़ से क्या मिला है, रोपड़ की बात करें तो रोपड़ से कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। किसके साथ, मनुष्य के साथ या आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ओके, फिर अगला बिंदु हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्थल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल जो है वो आपका हो जाता है मोहनजोदड़ो। वो हो जाता है मोहनजोदड़ो, और दूसरे क्रम में है, जैसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं, फिर दूसरे क्रम में आपका हड़प्पा है। तो पहला पे क्या है मोहनजोदड़ो, दूसरे पे हड़प्पा। अब देख लेते हैं अगला बिंदु कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा स्थान रहा है, तो उसको देखते हैं। अगर भारत की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो भारत में बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो स्थान है वो राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा जो स्थान प्राप्त हुआ है वह राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, वो हरियाणा हिसार में है। हिसार में है, हरियाणा में। लेकिन अगर 2014 से पूर्व की बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जब इसकी खोज नहीं हुई थी राखीगढ़ी की, तब ये सबसे बड़ा जो स्थान था क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वो धौलावीरा गुजरात का माना जाता था। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में, और इसे माना जाता था कि यह सबसे बड़ा स्थान है। ओके, फिर हम अगला बिंदु देखते हैं, इसे देख लेते हैं। हिंदू कुश पर्वत के सबसे समीपवर्ती स्थल सुरतगुही है। ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जा चुका है कि हिंदू कुश पर्वत के सबसे समीपवर्ती स्थल कौन सा है, तो इसे आप कहेंगे सुरतुघई। सुरतुघई नामक स्थान जो है वो हिंदू कुश पर्वत के सबसे समीप है।
और फिर हम अगला बिंदु देख लेते हैं कि बनावली हरियाणा में जो स्थित है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो बनावली से प्राप्त हुआ है मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बनावली की बात करें तो वहाँ पे अब बना हुआ हल यानी कि मिट्टी का बना हुआ हल जो है वहाँ बनावली से प्राप्त हुआ है। तो बनावली की बात करें तो बनावली हरियाणा में है। इस तरह से हम अपना देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए और जो उसके मुख्य मुख्य स्थान हैं उनको भी देख लिए, उनको साक्ष्य को भी देख लिए। अगर आप इतना देख पाए हैं तो ये समझते हैं कि एक बहुत बेहतर समझ को आपको डेवलप कर दिया होगा। और इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रश्न आए हैं उनको हम लगा लेंगे, तो जो और भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।